नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले कहा था कि बहुत जल्द आपकी जीके की भी एमसीक्यू सीरीज टॉपिक वाइज शुरू की जाएगी, तो आज से हम लुसेंट एमसीक्यूज टॉपिक वाइज सीरीज को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम जो आपकी लुसेंट एमसीक्यूज वाली किताब है उस पूरी किताब को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और इससे आपका पूरा जीके भी एमसीक्यू के रूप में टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। इस सीरीज में हम जैसा कि हर बार करते हैं केवल क्वेश्चन आंसर को सॉल्व नहीं करेंगे। जैसा आप जानते हैं बुक में आपको प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, हम इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को भी यहां पर मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको ये प्रश्न ज्यादा आसानी से याद हो जाए, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद हो जाए और लंबे समय तक ये प्रश्न आपको याद रहें। क्योंकि आप जानते हैं किताब में आपको क्वेश्चन और आंसर दिया है, एक्सप्लेनेशन वहां पर नहीं दी है। तो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन देते हुए चलूंगा, उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं उनको मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपके एक प्रश्न से 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इस पूरी किताब के नोट्स हम इसी तरीके से कवर करेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं यहां पर लूंगा जो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको हम समझते हुए चलेंगे। शुरुआत हम अर्थव्यवस्था से करेंगे, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से करेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो होगा और इसमें हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आज के इस सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे जो अर्थव्यवस्था से बनते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जाता है, किस प्रकार की है, कौन ज्यादा योगदान करता है, अलग अलग बेरोजगारी की जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनके बारे में पूछा जाता है कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है, शैक्षिक बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इस प्रकार के प्रश्न। तो इन सभी का उत्तर आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड पे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका स्कोर यहां पर कितना रहा और वीडियो आपको कैसा लगा, सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एक और बात, जो हमारी अदर सीरीज चल रही हैं वो सारी सीरीज साथ में चलेंगी अब, ठीक है। आप जानते हैं हमारी अभी बीएस नेगी वाली सीरीज चल रही है, उत्तराखंड की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और अब हम जीके की टॉपिक वाइज सीरीज को शुरू करेंगे। तो 2 दिन अभी बीएस नेगी चलेगी, 2 दिन उत्तराखंड टॉपिक चलेंगे, 2 दिन जीके एमसीक्यूज चलेंगे और एक दिन आपकी हिंदी की सीरीज चलेगी, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की इकोनॉमी मिश्रित इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का प्रमुख योगदान है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो वही जो हमने ऊपर देखा कि सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो देखिए, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती आज भी विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो देखिए, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र करता है? राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसमें विभिन्न सेवाएं दी जाती हैं, चाहे वो चिकित्सा सेवा हो, आपकी बैंकिंग सेवा, डाक सेवा, शिक्षा हो गई, ये सारी जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज जहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है, वो सब आपका तृतीयक क्षेत्र में आता है और इसी का सबसे ज्यादा योगदान है। तो आपको याद रखना, या तो आपको ऑप्शन में तृतीयक क्षेत्र देगा या सेवा क्षेत्र देगा, दोनों को एक ही कहा जाता है। अगर हम अन्य क्षेत्रों की बात करें तो मुख्यतः 3 क्षेत्र माने जाते हैं आपके। एक है आपका प्राथमिक क्षेत्र, वह क्षेत्र जो अपने कार्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, जैसे कि आपकी कृषि हो गई, मत्स्य पालन हो गया, इसके अलावा खनन हो गया, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर प्रोसेस करता है, जैसे आपका इस्पात उद्योग होता है, लोहा उद्योग होता है, ठीक है, जिसमें हम निर्माण करते हैं चीजों का। तो वो सब आपकी गतिविधियां दूसरे क्षेत्र में आती हैं। और तीसरे क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बताया, सेवाओं का यहां पर निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है, बैंकिंग सेवा, डाक सेवा, इस प्रकार की। नेक्स्ट है हमारा,
बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? राइट आंसर है ना तो निर्यात और ना ही आयात। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है, इसी को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो इसमें ना तो इंपोर्ट होता है और ना ही यहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर है इनमें से आपका ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। देखिए, भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है और इसी कारण भारत को श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का आर्थिक निवास वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता है, पूंजी निर्माण पर डिपेंड करता है और वहां का जो बाजार का साइज है, बाजार का आकार है, उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण यानी कि जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को आपने विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, इससे आप क्या समझते हैं? राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको समाप्त करना, ग्लोबलाइज करना, सारी चीजों को एक साथ जोड़ देना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करने का अर्थ यह होता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव क्रम से कम करना। अब देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, ये जो तीनों प्रश्न हमने अभी देखे, तीनों प्रश्न आपके ग्लोबलाइजेशन पे थे। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा अर्थ है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, पूरा एक ओपन मार्केट यहां पर बना देना। तीनों का आंसर भी एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछा गया। सिंपल सी बात यह है कि किस तरीके से हम पूरे विश्व के साथ बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधाओं के व्यापार कर सके, अपने अर्थव्यवस्था को उनके साथ जोड़ सकें, यही कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, आपने सुना भी होगा कई बार कि कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हो रहा है, पूरा ग्लोबलाइज हो रहा है। ठीक है, तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे बैन को हटाना, ताकि और ज्यादा हम ग्लोबलाइज कर सके। नेक्स्ट है हमारा, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? देखिए, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% हिस्सा कृषि में लगा हुआ है और यह जो आंकड़ा है, यह जो परसेंटेज है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जनगणना के आंकड़े आए नहीं हैं, तो आपको अभी यही याद रखना है। ठीक है, कितना प्रतिशत हिस्सा है श्रम शक्ति का जो कृषि में लगा हुआ है? वो है लगभग 54%। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी, किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है ज्यादा। ठीक है, तो किसकी अधिकता है यहां पर? संरचनात्मक बेरोजगारी की। संरचनात्मक बेरोजगारी होती क्या है? सिंपल भाषा में अगर कहें तो स्किल की कमी के कारण जो बेरोजगारी होती है, उसे ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि काम करने के लिए जो स्किल चाहिए और जो स्किल लोगों के पास है, इसमें अंतर होता है, जिस कारण से बेरोजगारी बढ़ती है और इसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम यहां पर अन्य ऑप्शंस की बात करें, तकनीकी बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति जो वो तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों काम करने में सक्षम है, फिर भी बेरोजगार है, तो उसे ही तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो यह बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न बने विकसित देशों में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी। इसका अर्थ यह होता है कि जब
मांग बढ़ जाती है तो यहां बेरोजगारी खत्म हो जाती है, और जब मांग कम हो जाती है तो ये बेरोजगारी फिर बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये उसी के साथ चलती है, मांग और पूर्ति के साथ ही चलती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी भी मांग और पूर्ति के साथ चलती है। मांग बढ़ने पर यह बेरोजगारी कम हो जाती है, और जब मांग घट जाती है तो यह बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जमा और उनको प्रकाशित करने का कार्य NSSO के द्वारा किया जाता था। ठीक है, NSSO, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका गठन 1950 में किया गया था और इसका काम था बेरोजगारी के आंकड़ों को जमा और उनको प्रकाशित करना। ठीक है, लेकिन इस NSSO का विलय कर दिया गया किसके साथ? एक और हमारा संगठन है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसे 1951 में बनाया गया था। कुछ साल पहले इन दोनों का विलय कर दिया गया और एक नया संगठन बनाया गया NSO। अब यह काम NSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि कौन कौन सी? सबसे ज्यादा तो हमने देख ली संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार पाई जाती है। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी भी भारत में पाई जाती है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में बना है कि कृषि में हमें किस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। सही आंसर है अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, जो आपका है एक बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसे ही अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। इसका अर्थ क्या होता है? बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां पर जो श्रमिक है वो काम में लगा है, यानी कि उसके पास रोजगार है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाता है तो उसकी वहां पर कोई जरूरत नहीं होती है, यानी जरूरत से ज्यादा लोग उस काम पे लगे हुए हैं। अगर आधे लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाता है अदृश्य बेरोजगारी, या जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और ये कहां ज्यादा देखने को मिलती है? कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया और इसका आंसर के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। देखने से लगता है कि सभी लोगों के पास वहां पर रोजगार है, लेकिन आधे जो वहां पे जितने लोग चाहिए उनसे ज्यादा लोग वहां पर लगे हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ हो गया आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, यानी कि वहां पे लोग हैं लेकिन वो क्या है? दिख रहा है कि काम पर हैं लेकिन वो बेरोजगार हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, इसके अलावा मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी अदृश्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य के बारे में हम बात कर चुके हैं। मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी, आप जानते हैं कृषि का कार्य पूरे साल भर तो चलता नहीं है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर एक विशेष फसल ही होती है, वो भी कुछ महीने। तो बाकी के महीने में वो सारे लोग क्या रहते हैं? फिर बेरोजगार रहते हैं। उसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। ये दोनों किस में पाई जाती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है, अदृश्य बेरोजगारी हम जिसको कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। ठीक है, तो इसकी अवधारणा सबसे पहले जॉन रॉबिन्स के द्वारा 1936 में दी गई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको नोट करते हुए जरूर चलें। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन बनेगा अदृश्य बेरोजगारी की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जॉन रॉबिन्स ने 1936 में। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो वर्तमान में जो शिक्षित बेरोजगारी है ये काफी ज्यादा गंभीर समस्या यहां पर बनी हुई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अब मैंने आपको ऊपर 2 से 3 बार बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन आप आसानी से बता देंगे। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जिसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, ये आपके कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों एक ही हैं, तो इन दोनों के साथ ये जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर जहां पे 1 और 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था संरचनात्मक बेरोजगारी, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया था स्किल की कमी के कारण, ठीक है, यानी कि जो स्किल काम करने के लिए चाहिए और जो स्किल लोगों के पास है उनमें अंतर होता है, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। तो यही यहां पर सिंपल भाषा में और अलग टाइप से यहां पर आंसर दिया गया कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, यानी कि अगर आप इसको समझेंगे वही बात कही गई है कि उत्पादन क्षमता नहीं है, स्किल यहां पर नहीं है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी का अर्थ क्या हो गया? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों पर ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये कहां दिखाई देती है? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और जो शिक्षित बेरोजगारी होती है, औद्योगिक बेरोजगारी होती है, ये आपके कहां पर दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी को भी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, लेकिन उसी से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन घुमाकर पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहां पर लिए। अब देखिए आंसर यहां पर अलग अलग हैं, लेकिन जो मैंने आपको समझाया अगर आप उसको याद करें तो आप इसका आंसर आसानी से कर जाएंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी में मैंने आपको क्या कहा था कि ऐसा लगता है कि लोग वहां पर काम पर लगे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका कोई भी काम वहां पर नहीं होता है, ठीक है। इसी का अर्थ है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि आपने काम पर लोग लगाए, आपने एक आदमी लगाया, आपने दो आदमी लगाए, जब आपने लोग बढ़ा दिए उसके बाद आपका आउटपुट बढ़ता गया। जब एक आदमी लगा था आपका आउटपुट निकला, दो आदमी लगे थे आपका डबल आउटपुट निकला, तीन आदमी लगाए आउटपुट आपका बढ़ता गया। एक रेंज ऐसी आएगी जहां पर आपने मान लीजिए 10 आदमी लगाओ चाहे 12 आदमी लगाओ, आपका आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे ही कहा जाता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, यानी कि वो जो आदमी लगे हैं वो एक्स्ट्रा हैं, बाहर से लग रहा है कि रोजगार है, अगर उनको हटा दिया जाए तो कोई भी फर्क वहां पर नहीं पड़ेगा। तो सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बस उसको समझना है और इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे। नेक्स्ट है किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो यह आसानी से आप बता देंगे शैक्षिक बेरोजगारी में। नेक्स्ट है किस प्रकार की बेरोजगारी में लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है? तो ऊपर जब मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक होती है अदृश्य बेरोजगारी और एक होती है मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी का अन्य नाम है, आपको याद रखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां पाई जाती है? आप आसानी से बता देंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि कृषि में यह पाई जाती है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वर्ष में अधिकांश हिस्से में जो लोग बेरोजगार रहते हैं इन्हें सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीके बुक वाइज हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आपको जो क्वेश्चन याद करने लायक हैं, जो आपको एक बार में याद नहीं हो रहे हैं, उनको नोट करते हुए जरूर चले वन लाइनर के रूप में, और उनके नीचे एक्स्ट्रा फैक्ट लिखते हुए चलें। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स इसी प्रकार एमसीक्यू के रूप में कवर हो जाएगी। आपका जो पूरा इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटी है, सब आपका यहीं पर इसी प्रकार से कवर हो जाएगा और आप इनका रिवीजन भी फिर आसानी से कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण होता है आय में असमानता, ठीक है। तो लोगों की आय में असमानता होती है, यही कारण होता है जो अल्प विकसित देश होते हैं इनकी गरीबी का। एक कर्व आपने पढ़ा होगा, एक वक्र के बारे में, जिसे कहा जाता है लॉरेंज वक्र, ठीक है। जो आय की असमानता होती है, आय की विषमता होती है, इसी को प्रदर्शित किया जाता है लॉरेंज वक्र के द्वारा। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस वक्र के द्वारा आय की विषमता को मापा जा सकता है? तो वो है लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट है
भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, भारत में अलग अलग प्रकार से निर्धनता का स्तर के आकलन किया जाता है। जो सबसे नया है और जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में गरीबी का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो आहार संबंधी है, भोजन से रिलेटेड भी भारत में गरीबी का निर्धारण किया जाता है और इसको लेकर क्वेश्चन पेपर में बनता है। ठीक है, एक नंबर दिया गया था कि जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति जो ग्रामीण है, वहाँ के जो निवासी हैं वहाँ के, अगर वो रोजाना 2100 कैलोरी भोजन ग्रहण कर रहा है, यानी कि इतनी कैलोरी का भोजन ग्रहण कर रहा है, तो वो निर्धन नहीं है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2400 कैलोरी प्रतिदिन ले रहा है वो वहाँ पर क्या नहीं है, गरीब नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नंबर भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम इसे शुरू किया था इंदिरा गांधी ने 1975 में। ठीक है, क्वेश्चन बनता है 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1975 में इंदिरा गांधी ने इसे शुरू किया था। एक और क्वेश्चन बनता है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और इसी के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा भी सबसे पहले इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? देखिए, भारत का इथोपिया ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश का अगर हम खास तौर पर एक जिला है श्योपुर। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर जिले का नाम पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का एक जिला है श्योपुर, इसे कहा जाता है भारत का इथोपिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो गरीबी की माप के लिए कौन सा सूचकांक सबसे ज्यादा उपयुक्त है? राइट आंसर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस सूचकांक के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन यहां पर किया जाता है और आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु चलाया गया था या शुरू किया गया था? तो ग्रामीण भारत में गरीबी या बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये सभी कार्यक्रम चलाए गए थे। पूछे जा सकते हैं कब कब चलाए गए, इनका पूरा नाम क्या है, तो वो मैं आपको यहां पर बताते हुए चलता हूं। NREP यह जो प्रोग्राम था इसे 1980 में चलाया गया था। ठीक है, NREP फुल फॉर्म है इसकी, आप लिख लीजिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया? 1980। IRDP ये आपके 1978 में चलाया गया और इसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ट्राइसेम की बात करें तो इसे 1979 में चलाया गया था और इसका पूरा नाम होता है ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपको तीनों के फुल फॉर्म मैंने बताई और तीनों का आपको मैंने जब ये योजनाएं शुरू की गई थी वो बताया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? तो इसे IBRD के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। IBRD जिसे हम शॉर्ट में कभी कभी वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन में IBRD ना मिले, वर्ल्ड बैंक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है और यही जारी करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। सबसे पहली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये आपके 1978 में जारी की गई थी। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था या कौन इसे जारी करता है? ठीक है, इसको करना कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसका स्थापना 1965 में किया गया। इसी के द्वारा HDI जारी किया जाता है। पहली बार मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था? 1990 में। 1990 से ये हर साल जारी किया जाता है। ठीक है, केवल एक साल जारी नहीं हुआ था 2012 में, ये भी ध्यान रखना है।
मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? यानी कि जो ये मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास सूचकांक है, इसे विकसित किसने किया था? इसे विकसित किया था महबूब अल हक ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसमें योगदान भारत के अमर्त्य सेन का भी था, लेकिन मुख्य इसमें किसने इसको विकसित किया? महबूब अल हक ने। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो मानव विकास सूचकांक में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है? तो बेसिकली 3 क्षेत्रों को यहाँ पर नापा जाता है। एक होती है आपकी जीवन प्रत्याशा, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं देखी जाती हैं किस देश में कितनी है। एक होता है शैक्षिक स्तर, यानी शिक्षा देखी जाती है। और एक होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी राष्ट्रीय आय, यानी कि जो व्यक्ति की आय है वो देखा जाता है, जिसे हम जीवन स्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जीवन प्रत्याशा यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और आय यहां पर देखी जाती है। 3 क्षेत्र हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आती है ये तो 1990 से आती है, लेकिन राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने 1995 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भारत ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट कब जारी करी? ये जारी करी थी अप्रैल 2002 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? देखिए, जो मानव विकास रिपोर्ट जब जारी होती है, यह मानव विकास सूचकांक जब जारी होता है, तो इसमें अलग अलग देशों को उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है और आय है, इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें जो उच्चतम मान होता है इस सूचकांक में वो होता है 1। ठीक है, जिस देश का सूचकांक या 1 होता है, जिसको रेटिंग 1 मिलती है, वहां का जो मानव विकास होते हैं उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? बहुत उच्च मानव विकास श्रेणी में। भारत का जो मानव विकास सूचकांक था 2021 वाली रिपोर्ट में अगर हम बात करें, अभी 2022 की रिपोर्ट आई नहीं है, भारत का 2021 की रिपोर्ट में जो सूचकांक था वो था 0.645। ठीक है, और इसी इंडेक्स के आधार पर अगर किसी देश का सूचकांक 0.550 से लेकर 700 तक है, 0.7 तक है, तो इस देश को मध्यम मानव विकास श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, तो भारत भी मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास सूचकांक में अधिकतम मान कितना होता है? तो 1 होता है। ठीक है, पॉइंट में यहां पर दिए जाते हैं। जिस देश का सूचकांक 0 से लेकर 0.5 तक होता है उस देश को निम्न मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है। जिसका 0.5 से लेकर 0.7 होता है उसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है। जिसका आपका 0.7 से लेकर 0.8 के बीच होता है उसे उच्च मानव विकास श्रेणी में रखा जाता है। और 8 के ऊपर 0.8 के ऊपर जिसका होता है उसे बहुत उच्च मानव में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा मापी जाती है, साक्षरता दर मापी जाती है, सकल नामांकन यानी आय यहां पर मापी जाती है। लिंग अनुपात के आधार पर जो मानव विकास सूचकांक है ये जारी नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो असमानता को कम करने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। यह अर्थव्यवस्था को आपका आर्थिक विकास के लिए सही है, असमानता को कम करने के लिए ये सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लुसेंट MCQ सीरीज का। आज हमने यहाँ पर पहला पार्ट कवर किया, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा और इसमें हमने जो इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर कवर किया। अगर आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और मैंने पूरी कोशिश करी कि सिंपल भाषा में आपको मैं समझाते हुए चलूँ। अभी हमारी सीरीज शुरू हुई है, आगे जाके इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक और बात जो मुझे आपसे करनी है, आपने कमेंट बॉक्स में सजेशन करना है। जैसे हमने ये लुसेंट MCQ वाली सीरीज़ को शुरू किया है तो इसमें हम पहले
ऐसे में कंप्लीट करें कि पहले पूरे इकोनॉमिक्स को कवर करें, फिर भूगोल को कवर करें, इस तरीके से चलें, या फिर 2 वीडियोस आपके इकोनॉमिक्स की आए, 2 वीडियो भूगोल की आए, 2 वीडियो इतिहास की आए, इस तरीके से हम यानी कि मिक्स रूप से इनको कवर करें। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना सीरियल वाइज चलें या मिक्स रूप से चलें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।